हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं को सभी एग्जाम में हिंदी के एक विशेष रोल होता है, इसलिए आज हम हिंदी में वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं। वैसे हिंदी हमें हम सभी को सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी हमें हिंदी सीखना चाहिए। हमें वैसे भी हिंदी का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के हैं, हिंदुस्तान में है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। आइए आज हम वर्णमाला के बारे में सीखते हैं। पहला होता है हिंदी में स्वर और एक होता है व्यंजन। किसे कहते हैं स्वर? स्वर उसे कहते हैं जो अकेले में बोला जाए, जो स्वतः बोला जाए, मतलब जिसको बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत ना हो। ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र हो उन्हें स्वर कहते हैं, और ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या जिनका प्रोनाउंसिएशन या जिनको बोला जाता है स्वरों की मदद से, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आइए हम पहले स्वर और व्यंजन के बारे में सीखते हैं। स्वर, स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये हमारे स्वर हैं। अगर हम देखें तो हमारे स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम देखें तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, और मूल स्वर की संख्या देखें तो मूल स्वर हमारे पास 11 होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है और मूल स्वर 11 होते हैं, क्योंकि हम अन और आहा को अलग से इंडिकेट करते हैं। अब हम सीखते हैं किसे हम कहते हैं कंठ, किसे कहते हैं तालव्य, किसे कहते हैं ओष्ठ, किसे कहते हैं मूर्धन्य। कंठ कहते हैं, ई को तालव्य कहते हैं, उ को ओष्ठ कहते हैं, री को मूर्धन्य कहते हैं, ए ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं, ओ औ को कंठ ओष्ठ कहते हैं, और अन और आहा को अयोगवाह कंठ काकल वराघात ये सब चीजें कहते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि हम इसे कंठ क्यों कहते हैं। क्योंकि कभी आप आ बोलिए, आ, जब आप आ बोलते हैं तो यहां पर जोर जाता है, तो इसलिए हम इसे देखिए आ दोनों में यही कंठ पे हमारे जोर जा रहा है या कंठ पे प्रेशर पड़ रहा है, इस कारण से हम इसे कंठ कहते हैं। तालव्य कैसे कहते हैं देखिए। अच्छा, कंठ के बिना कंठ पर जोर दिए हम इन वर्णों को हम बोल नहीं सकते हैं, इस कारण से इन्हें हम कंठ कहते हैं। या हम ये कहें कि इनको हम बोलते हैं तो कंठ पर जोर देकर बोलते हैं या कंठ के माध्यम से बोलते हैं। इसी प्रकार तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं? तालु। जैसे तालु मतलब ये हो गया अंदर का। अब आप ई बोलिए, ई, तो बिना, जब आप ई मतलब तभी आप बोल पाएंगे जब आप तालु पर जोर देंगे या तालु को ले जाके उस पे जीभ को ले जाके तालु पर टच कराएंगे। जैसे आप जीभ को बाहर निकाल के ई नहीं बोल पाएंगे, एकदम नहीं बोल पाएंगे आप। ऐसे ही ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब जैसे आप ऊ बोलने का प्रयास करेंगे। जब आप ऊ और ऊ बोलने का प्रयास करेंगे तो आप देख रहे हैं, आप अगर ओठ पर जोर नहीं देंगे तो आप ऊ का प्रोनाउंसिएशन या ऊ को बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही आप मूर्धन्य री, मूर्धन्य में आप री को बोलना पड़ेगा। अब इसे कहते हैं ए ऐ को कहते हैं कंठ तालव्य। अब हम ये जितना बड़ा लिखे हैं ऐसा हम सेटिंग करके लिखे हैं कि ए ऐ कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ, इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो कंठ तालव्य, जब हम ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम कंठ और तालु दोनों का यूज करके हम ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इस कारण से इसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठ, ओ औ, ओ देखो ओठ पे भी जोड़ दिए, ओ कंठ, ओष्ठ हो गया। कंठ मतलब कंठ पे भी जोड़ दिया, और ओ कंठोष्ठ हो गया। अब हम अन और आहा को क्या कहते हैं? तो हम उसे अयोगवाह कंठ काकल बलाघात और विसर्ग भी कहते हैं। अब हम आज सीखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे स्वर, अगर हम एक बात ये बात करें कि बोलने के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें तो एक होता है हर्ष, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुप्त। हर्ष का मतलब ये छोटा शब्द, जैसे हम कहते हैं बचपन में कहते थे छोटा आ, वो छोटा आ नहीं है, आ उस पर हम उसको थोड़ा सा जोर दे के बोल रहे हैं धीरे से। और ये क्या है? हर्ष, ये है दीर्घ। आ, अभी क्या है? ई, ये हर्ष हो गया, ई ये दीर्घ हो गई, उ हर्ष हो गया, उ
दीर्घ हो गया, ये मूर्धन्य है। अब यहाँ पर ये संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों के मिलकर बनाए जाते हैं, ओ औ अन अह। अब हम कहे थे, अभी हमने आपसे कहा कि अगर हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, 1 2 3 और 4। तो अगर हम आपसे ये कहें मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। जबकि हम आपसे ये कहें कुल स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहाँ मूल स्वर कहेंगे, मूल एक होता है मूल स्वर, एक होता है कुल स्वर। अगर हम आपसे मूल स्वर की संख्या कहेंगे तो आप कहेंगे 11, क्योंकि जब हम इस संयुक्त वाले को भी जोड़ लेते हैं और अन और आहा को नहीं जोड़ते हैं, तो ये मूल स्वर में यहाँ तक करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन जब हम कुल स्वरों की संख्या कहेंगे तो हम उसे 13 कहेंगे। और जो अब हम संयुक्त स्वर को अगर हम संयुक्त स्वर भी हटा दें तो मूल रूप से स्वर हमारे पास 1 2 3 4 मतलब 4 ही होते हैं। देखिए कभी कभी हमें अपने प्रश्न के विकल्प को भी देखकर, हमें ऑप्शन जो उसमें ऑप्शन दिया हो, जो उसमें विकल्प दिया हो, उसको देखकर भी हमको उसमें टिक लगाना पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप का बोलिए, का, तो आप का को अकेले नहीं बोल सकते हैं। का देखिए का बोल रहे हैं और आ अपने आप निकल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये का को अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, क आ, या हम इसे चाहें तो इस तरह हम इसको किसी भी वर्ण को, किसी भी व्यंजन को हम इस तरह क्या कर सकते हैं, तोड़ेंगे। जब हम इसको इस तरह तोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा, तब हमें पता चलता है कि इसमें तो स्वर छिपा हुआ है। इसीलिए व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। आइए हम सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले तो हमें का से लेकर ज्ञा तक या का से लेकर श्रा तक आना चाहिए। का से लेकर श्रा तक में हम एक लाइन लिखे हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कभी अंगा में जो बूंदी यहाँ लगी है वो बूंदी को नहीं सही लगाते हैं। ये जो पॉइंट इंडिकेट किया गया है इस सही जगह पर नहीं लगाते, ये हमेशा यही लगेगा। एक बार मैं देख रहा था एक छोटा बच्चा, छोटा नहीं था वो क्लास 12 का बच्चा था, वो यहाँ बूंदी लगा रहा है, तो उसे अंगा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हम इसमें इस वर्ग को देखिए, ये जो का वर्ग है, जैसे का जैसे अपने घर पे जो बड़े लड़के होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, तो मान लेते हैं उसके बड़े बच्चे का नाम सुशील है। तो अब नीचे के चाहे जो बच्चों का नाम हो, लेकिन गांव के लोग, बगल के लोग क्या कहते हैं, सुशील के पापा या सुशील के मम्मी, इस तरह की बातें करते हैं। वैसे हमारे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, सेम हमारा व्याकरण भी उसी तरीके से बना है। अब ये सबसे बड़ा, अब इस वर्ग का ये सबसे पहला अक्षर है, हम बड़ा तो कह नहीं सकते, पहला अक्षर है, इसलिए हम इसे कभी कभी ये कह देते हैं का वर्ग। क्या कह देते हैं? का वर्ग। जब हम का वर्ग कहते हैं तो का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। जब हम चा वर्ग कहते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। अगर यही हम कह दें टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, हम इसे ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। हम इसे पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। मेरे कहने का मतलब, आप जब पा वर्ग कहेंगे तो पूरी पा वाली लाइन आपको बोलना है, ता वर्ग कहेंगे पूरी ता वाली लाइन बोलना है, टा वर्ग कहेंगे टा। ध्यान से सुनिएगा, टा, हमारे सर हमेशा कहते थे कि जब भी टा का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए तो टा में झनकार आनी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए, एक वाइब्रेशन होना चाहिए, टा। इस जीव को आप पीछे रोटेट करके ले जाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे मूर्धन्य का मतलब क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कंठ किसे कहते हैं। जैसे अभी हम आ को जब बोलते थे तो हमारा प्रेशर यहाँ पड़ता था। आप का वर्ग का कोई भी वर्ण बोलेंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, तो आप यहाँ उंगली रखिए, देखिए आपको लगेगा कि यहाँ से कोई अंदर से धक्का दे रहा है, का, तो ऐसा लगेगा कोई धक्का दे रहा है।
ख, ग, घ, अंग। तो आप ये अंग तक इसे हम कहते हैं कंठ वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ग कहते हैं। अब इसी तरह हम इसे स्पर्श वर्ग या तालव्य वर्ग कहते हैं। तालव्य मतलब चा बोलिए। तो इस जीभ को ले जाके आप तालु पे टच करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब जीभ तालु के आगे वाले सिरे पर टच होगी तो उसे हम तालु कहेंगे। मतलब वो जीभ जाके पूरा का पूरा ऐसे जाके, देखिए चा बोलो, चा, चा, छा, जा, झा, या। तो ये जीभ जो है सीधे ऐसे जाके आपके तालु पे टच होती है, इस कारण इसे हम तालव्य कहते हैं। अब यही जीभ अगर हम ये जीभ हम मोड़कर पीछे, तालु का एक सिरा आगे होगा, एक पीछे होगा, अंदर की तरफ पीछे, तो ये जीभ जब मोड़कर पीछे की तरफ से बोलेंगे टा, ना कि ता, ऐसे टा नहीं बोलेंगे, टा ऐसे ता, चा जैसा टा नहीं बोलेंगे, जीभ को मोड़ के बोलेंगे टा। तो इस वर्ग के जितने भी, टा वर्ग के जितने भी वर्णमाला होंगे उन्हें हम मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन हम इस हिसाब से, इस तरह से करते हैं। ऐसे हम इन्हें दंती कहते हैं। दंती वर्ग, ता वर्ग का मतलब इसे हम दंती वर्ग कहते हैं, क्योंकि ता, था, दा, धा, अगर आप इनको बोलते हैं तो आपको जीभ को अपने दांतों से टच करना पड़ेगा। बिना आप दांत से टच किए आप इनका या इनको बोल नहीं सकते, इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ओष्ठ वर्ग पा, फा, बा, भा, मा को, तो अब हम पहले यहाँ पर सुनेंगे, कुछ और समझेंगे। देखिए ये लोग क्या है, 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे हम कहते हैं 5, ये किनारे वाले वर्गों को हम पंचमाक्षरी कहते हैं। क्या? पंचमाक्षरी। जब हम पंचमाक्षरी कहते हैं तो आप किनारे वाले वर्ण को समझेंगे। और ये सारे वर्ग पंचमाक्षर में ये सारे वर्ग भी आते हैं, जैसे ये 25 हो जाते हैं। इस 25 को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इस 25 पंचमाक्षरी की 5 को कहेंगे और स्पर्श व्यंजन इस पूरे को कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पर्श करके बात करते हैं, इस कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो हमें लगता है कि आपकी बात तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ वर्ग किसे कहते हैं? संघर्षी या ऊष्म वर्ग किसे कहते हैं? अंतस्थ वर्ग में या, रा, ला, व, शा आता है। क्या आता है? या, रा, ला, व, शा। और संघर्षी या ऊष्म में शा, शा, सा, हा ये आता है। और संयुक्त व्यंजन में देखिए, संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र। जो छ होता है वो का और शा से मिलकर बनता है। बहुत से टीचर इसको कहते हैं खटकुड़वा सा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सा का प्रोनाउंसिएशन अभी मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है, मूर्धन्य क्या है, तालव्य क्या है, दंती। ऐसे त्रा जो है संयुक्त किससे किससे मिलकर बना है? ता में देखिए नीचे हलंत लगा है और रा। ऐसे ज्ञा किससे बना है? जा और माँ। जा और माँ को जब मिलाते हैं हलंत लगा के तो बन जाता है ज्ञा। और श्रा, सा और रा को मिलाते हैं तो बनता है श्रा। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। ये सारे प्रश्न चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, लेखपाल हो, कोई भी ऐसे एग्जाम है, यहाँ तक कि और बहुत से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से प्रश्न उठते हैं। और हमारी डेली की लाइफ में भी हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व है। साथ में हमें हिंदी भाषा का ही कुछ ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए भी हमें जरूरी है। आइए अब हम सीखते हैं शा को कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, स्पेशली हम सा के बारे में सीखेंगे। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं, कोई ऐसा कोई क्रम नहीं लेंगे आप, नहीं तो आप सोचें ये, चलिए हम इसी क्रम में लिख देते हैं शा, शा और सा। तो बहुत से बच्चे जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनको लगता है ये भी सा है, ये खटखड़ो वाला सा है, ये सपेरा वाला सा है। नहीं, आप इसको इस तरह नहीं बोलेंगे। देखिए, इसे कहते हैं तालव्य। इसे क्या कहते हैं? तालव्य। इसको कहते हैं मूर्धन्य और इसको कहते हैं दंती। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जब हम सा बोलें
और लेकिन अपनी जीभ को हम दांत में टच करके बोलें तो जो सा निकलेगा, जो सा का प्रोनाउंसिएशन होगा वो ये वाला सा होगा, जैसे सपेरा। देखो हमने जीभ को दांत में टच किया, उसके बाद सा बोला, तो जो एक वॉइस निकलेगी वो वॉइस ये वाले सा की होगी। अब तालव्य, जैसे हम चा बोलते थे, अगर उसी सीरीज में हम सा का प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास करें शा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्की सीटी आ रही है। इसी कारण कभी कभी छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है सीटी वाला सा। नहीं, सीटी वाला सा नहीं होता, इसे हम तालव्य सा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तालव्य सा कहते हैं। और बहुत से विद्यालय, बहुत से छोटे बच्चों को तो अभी भी गलत पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं खटकोड़ वाला सा, खटकोड़ नहीं होता, इसको शा बोलते हैं। और इस सा का प्रोनाउंसिएशन हम जीभ को टा जैसा बोलते हैं, मतलब जीभ को आप पीछे ले जाइए, शा उस हिसाब से बोलेंगे तो ना तो इसमें सीटी निकलेगी, ना तो इसमें दंत का प्रोनाउंसिएशन होगा। इसमें जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो मूर्धन्य सा का प्रोनाउंसिएशन होगा, या मूर्धन्य सा के बारे में ये जानकारी होगी। मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो रही है, इसके आगे हम स्पेशली हा, कुछ ऐसे हमारे पास वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण है, जैसे हा है, शा है, वाह है, इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। या एग्जाम में हमारे आता है कौन से ये किस दंत से हैं या किससे हैं, तो इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे।